वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। हम इससे पहली वीडियो में क्रमचय के बारे में उसकी भूमिका हम लोगों ने समझाई। उससे आगे हम लोग आज लेके वीडियो को आए हैं। तो क्रमचय का बारे में जो भूमिका बताई गई थी वो आपको बहुत अच्छे से मैंने इससे पहली वीडियो में समझाई थी कि क्रमचय क्या है। क्रम का चयन करना ही क्रमचय कहलाता है। अब बात करते हैं कि क्रमचय जब हमने चैप्टर शुरू किया था तो ये सोच के शुरू किया था कि जब हम मैथ का 11वीं गणित का अगर हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें नई आने वाली हैं, क्योंकि ये टॉपिक एक नया है और बहुत सारे टॉपिक बहुत नए आएंगे। जब आप 12th में जाएंगे तो डिफरेंशियल होगा, इंटीग्रेशन होगा, मतलब आपका जो 10th लेवल तक का जो जितना भी मैथ था, अर्थमेटिक मैथ मान लीजिए, उससे हट के बहुत सारे टॉपिक रहेंगे। उसमें से एक टॉपिक ये भी है जो क्रमचय, जो दैनिक जीवन में हम लोग यूज तो करते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कहाँ हम इसका यूज करते हैं। कल मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बताए थे। हमने कहा था कि दीपावली का सीजन था, आप लोगों ने बहुत सारे चेन किए होंगे और चेन भी आपकी पॉकेट मनी के अनुसार भी हुए होंगे। आपने डिसाइड किया होगा कि आपसे दुकानदार ने ये भी पूछा होगा कि आप कितने तक अफोर्ड कर सकते हैं या कितने रेंज का हम आपको ये दिखाएं, ऐसा हुआ होगा। तो ये चेन की जो प्रक्रिया है ये समय को बचाने वाली प्रक्रिया भी है और इससे हम लोग अपने किसी भी सामान को लेने में सुगमता या अच्छे से देख लेते हैं कि हम ये चेन करना है। ऐसा नहीं होता कि हम जब जाएंगे जिस रेंज का उसने बताया वो लेके चले आएंगे, ऐसा कभी नहीं हुआ है। ऐसे ही हम लोग गणित के अंदर किस तरीके से बहुत सारी समस्याओं का हल करते हैं, बहुत सारी समस्या हमारे सामने आती हैं, उनको कैसे हल करते हैं ये हमें आज समझना है। तो अब मैं इस तरीके से इसको एक चार्ट बना के इसको आपको क्लियर कराना चाहता हूं, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला, मैं ये घर डराने की बात नहीं कर रहा हूं। थोड़ा सा हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि किस तरीके के सवाल में क्या, किस तरीके से हम सोचें कि हम इसे कैसे कर सकते हैं। कि 3 चीजें आपके सामने टॉपिक ऐसे आएंगे, जो एक क्रमचय जिसे परमुटेशन बोलते हैं, एक संचय जिसे कॉम्बिनेशन बोलते हैं और एक होती है प्रायिकता। तो ये जो तीनों टॉपिक इस तरीके के रहेंगे कि ये सारे के सारे आपके मतलब लॉजिकल होंगे। लॉजिक यानी कि सोचना ज्यादा होगा, दिमाग से ये समझना होगा कि ये सवाल किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो क्रमचय को हम लोगों ने अगर बात करें, जब हम लोग मतलब मैथ बना होगा तो उस समय गणना का एक मूल सिद्धांत था कि मूल सिद्धांत से मतलब है फंडामेंटल जो सिद्धांत रहा होगा, वो गणना से मेरा मतलब है कैलकुलेशन। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग मेरा मतलब है गणना। जब हम लोग क्रमचय करेंगे, क्रमचय में जो सिद्धांत रहेगा वो एक मूल सिद्धांत कार्य करेगा। इसके बाद बहुत सारे नियम इसके अंदर आए हैं और उसमें सेकंड सिद्धांत भी है, वो बाद में बात करेंगे। पहले स्टार्टिंग में हम लोग पहले सिद्धांत के आधार पर ही किस प्रकार के सवालों को किस प्रकार हल कर सकते हैं वो समझना है। तो गणना के मूल सिद्धांत में 2 मूल सिद्धांत आपके यहाँ, गणना के मूल सिद्धांत 2 प्रकार के होते हैं, जिसे एक गुणक सिद्धांत कहते हैं और एक योग सिद्धांत कहते हैं। ये 2 घटनाओं पर डिपेंड करते हैं, एक स्वतंत्र, एक सहवर्ती क्रियाएं। ये क्रियाएं हैं। अब हम ये चीजें क्यों बता रहे हैं, क्योंकि सवाल को ये डिसाइड करना सवाल के अंदर कि इसके अंदर स्वतंत्र क्रिया हो रही है या सहवर्ती क्रिया हो रही है, इसका भी पता लगाना हमें पहले ही सवाल को पढ़ते पढ़ते हमें ये पता महसूस हो जाना चाहिए कि ये क्रिया है स्वतंत्र है या सहवर्ती क्रिया है। अब बात आती है स्वतंत्र क्रिया कैसी होती है, ये भी समझ लीजिए कि जब 2 क्रियाएं इस प्रकार हो कि दूसरी क्रिया किस प्रकार होगी, ध्यान से समझेंगे, संपन्न होगी, यह पहली क्रिया पर निर्भर नहीं करती। क्लियर होगी बात? पहली प्रक्रिया किस प्रकार हो ये दूसरी पर निर्भर नहीं करती। जब दोनों क्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर नहीं करेगी तो ऐसी क्रियाएं, ऐसी घटनाएं या ऐसे इवेंट्स आप कह सकते हैं वे स्वतंत्र क्रियाएं कहलाती हैं। उसके अंदर आप गुणन सिद्धांत अप्लाई करेंगे, या ये कह लीजिए गुणन सिद्धांत उन्हीं सवालों में लगेगा जो घटनाएं स्वतंत्र होगी। आप ये समझिए। इसका एक उदाहरण भी समझ सकते हैं। उदाहरण आप बहुत सारे एग्जांपल, कल मैंने एक एग्जांपल दिया था मोहन का। मैंने कल बताया था मोहन के पास 3 शर्ट और 2 पैंट है।
वो उन्हें कितने प्रकार से पहनकर स्कूल जा सकता है। कल एग्जाम्पल बताया था। अब 3 शर्टों को मैंने S1, S2, S3 का नाम दिया और पैंटों को T1, T2 का नाम दिया। तो टोटल जो उसकी जो प्रकार बने थे 3 शर्ट और 2 पैंट के, वे बने थे 6। 3 गुना 2 6 बने थे। क्योंकि पहली शर्ट पहली पैंट के साथ भी पहनी जा सकती है और पहली पैंट शर्ट दूसरी पैंट के साथ भी पहनी जा सकती है, क्योंकि वो यूनिफॉर्म में आती है। इसमें ऐसा कोई कोडिंग नहीं है कि मंडे ये पहनी जाएगी, ट्यूसडे ऐसी पहनी जाएगी, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। तो ये कुल संभव जो क्रमचय बने थे, परमुटेशन बना था, वो 6 बना था। ऐसे ही आप लोग एक एग्जांपल ये भी समझ सकते हैं। देखिए, हम लोग अपने पेरेंट्स के साथ कभी मूवी थिएटर गए होंगे। तो मूवी थिएटर में आपने देखा होगा कि जो दरवाजे अंदर आने के अलग होते हैं और बाहर जाने के अलग होते हैं। तो एक व्यक्ति अगर सिनेमा हॉल में घुसता है तो कितने प्रकार से घुस के बाहर निकल जाता है। अब गुणन की जो प्रक्रिया है, अब आप ये भी क्लियर करेंगे, क्योंकि मैं इस प्रक्रिया को समझाने का, एक एग्जाम्पल को या इस उदाहरण को बताकर मैं क्या सिद्ध करना चाह रहा हूं। मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि आप ये समझ जाए कि ये किस प्रकार स्वतंत्र घटना है, यानी फ्री। अब मान लीजिए एक सिनेमा हॉल है, इसमें 2 प्रवेश द्वार है और 1 2 3 हमारे एग्जिट यानी बाहर जाने के रास्ते हैं। इसका नाम मैंने ए रख लिया, ये बी है, सी डी ई। 2 आने के रास्ते और 3 बाहर जाने के रास्ते हैं। एक व्यक्ति इस सिनेमा हॉल के अंदर प्रवेश करके बाहर जाने में कितनी विधियों द्वारा बाहर जा सकता है। और दूसरी बात ये समझना कि क्या ये घटना एक दूसरे से जुड़ी हुई है या ये दोनों घटनाएं इंडिपेंडेंट है यानी स्वतंत्र है। अब आप समझिए, क्योंकि आप ये देखिए, जब आप सिनेमा हॉल का टिकट खरीदते हैं, टिकट पर ध्यान दीजिए, उस पर सिर्फ सीट नंबर दिया होता है। ये कभी नहीं दिया होता कि आप गेट 1 से प्रवेश करेंगे या गेट 2 से प्रवेश करेंगे, ऐसी बाउंडेशन उसमें नहीं होती। अब एग्जिट में देखिए, उस टिकट पे ये भी कभी नहीं लिखा होता कि आप गेट सी से निकलेंगे या डी से निकलेंगे या ई से निकलेंगे। अगर ऐसा लिखा होता तो आप बहुत ध्यान से समझेंगे, तो आप गेट ए से घुस के और गेट सी से ही निकलते। अगर टिकट पे लिखा होता तब वो प्रक्रिया एक ही रहती कि वो ए से घुसेगा और सी से निकल जाएगा। लेकिन एक व्यक्ति के पास दो बातें तो ऐसी हैं, 2 तरीके तो ऐसे हैं जिसमें वो 2 गेट से तो घुस सकता है, 3 गेट से बाहर निकल सकता है। तो ये दोनों घटनाएं आपस में जुड़ी हुई घटना नहीं है या जुड़ी हुई क्रियाएं नहीं है। तो इस क्रिया को आप स्वतंत्र क्रिया कहेंगे। और ये गुणक सिद्धांत, इसके बाद तुरंत आप मल्टीप्लीकेशन रूल के अंतर्गत ये आ जाएगा। तो इसमें सिर्फ मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो एक व्यक्ति एक सिनेमा हॉल में 2 प्रकार से अंदर प्रवेश करके 3 प्रकार से बाहर निकल सकता है। तो एक व्यक्ति का जो टोटल बाहर निकलने का प्रकार बनता है 3 गुना 2 बराबर 6। यहाँ ऐसी जगह में मल्टीप्लीकेशन की जाएगी, यानी क्रमचय निकालने के लिए यहाँ क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लीकेशन। क्यों, मैंने आपको बात क्लियर कर दी है कि ये घटना स्वतंत्र है। और कैसे स्वतंत्र है ये मैंने एग्जाम्पल से बताने का प्रयास किया है। समझ आया होगा आपको। क्योंकि देखिए, एक व्यक्ति जब गेट ए से भी जा सकता है, बी से भी जा सकता है। गेट ए में प्रवेश करने के बाद वो सी डी ई में से किसी से भी निकल सकता है। तो दोनों कैसी है, इस घटना के होने पर इन तीनों घटना से जुड़ी हुई घटना नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि जो ए और बी से प्रवेश करेगा तो सी डी ई से किसी भी रास्ते से बाहर जा सकता है। तो दोनों ही घटना कैसी घटना कहलाती हैं, स्वतंत्र घटना। तो इसे गुणक सिद्धांत कहते हैं, यानी मल्टीप्लिकेशन रूल। दूसरी है आपकी सह अपवर्जी क्रिया, या आप ये कह सकते हैं योग सिद्धांत। उन्हीं सवालों में लगेगा जो सह अपवर्जी क्रियाएं होगी। अब ये कैसी क्रिया होती हैं, पहले कल भी मैं थोड़ा सा शायद पहली वीडियो में बताया था। क्या था, यदि 2 क्रिया इस प्रकार हो, एक क्रिया के संपन्न होने पर दूसरी क्रिया संपन्न नहीं हो सकती। जब एक क्रिया कंप्लीट हो जाएगी तो दूसरी क्रिया
संपन्न ही नहीं हो सकती, तो ऐसी क्रियाएं हमेशा क्या कहलाती हैं? सह अपरजीवी क्रियाएं कहलाती हैं। अब आप इसको एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। देखिए, अब आप लोग ये समझिए, एक सिक्का है, उसके अंदर एक हेड और टेल होता है। जब उसे उछालते हैं तो दो संभव क्रिया होने का हमारे पास अंदेशा रहता है कि हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। लेकिन जैसे ही नीचे वो धरती पर गिरता है, अगर हेड आता है तो उसके बाद दूसरी क्रिया संभव ही नहीं है, अब टेल नहीं आ सकता। इज दैट क्लियर? तो वो चांसिक चला गया हमारा। तो ऐसी क्रियाएं हमारी, जब एक क्रिया, जैसे अब ये एग्जांपल में मैं बताऊंगा इस बात को समझने के लिए, आप एक बात ध्यान रखें, क्योंकि मैं वीडियो की ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से चैप्टर को क्लियर करा रहा हूं। अब बार बार आप नोट भी कर सकते हैं अपने रजिस्टर में, क्योंकि वीडियो तो कई बार सुनी जा सकती है। तो आप ये जो डेफिनेशन है ये नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं लिखूंगा तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं वीडियो में नहीं बता पाऊंगा। तो मौखिक बातें भी आप समझ सकते हैं। तो मैंने कहा, यदि दो क्रियाएं इस प्रकार की हैं कि एक क्रिया के संपन्न होने पर दूसरी क्रिया संपन्न नहीं हो सकती, या दूसरी क्रिया के संपन्न होने पर पहली क्रिया संपन्न नहीं हो सकती, तो ये सह अपरजीवी क्रियाएं कहलाती हैं। उसका उदाहरण, जो सह अपरजीवी क्रियाएं होंगी, सवाल को पढ़ने के बाद पता चलेगा, वहां योग सिद्धांत लगेगा, एडिशन रूल लगेगा, यानी हम ऐड करेंगे। अब इसका एक उदाहरण आप लेंगे, कि उदाहरण मैंने ऐसा लिया है जो आप लोग दैनिक जीवन में हमेशा देखते भी होंगे और आप महसूस भी करेंगे कि हाँ, ऐसा हमने महसूस किया है और ऐसा होता भी है। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए मैंने ट्रेन ली, हिमगिरी सुपरफास्ट ट्रेन, जो वाराणसी से जम्मू तक चलती है, वाराणसी से चलकर जम्मू तक पहुंचती है। अब इसके सिर्फ वाराणसी से चलने के बाद 1, 2, 3 और 4, ये 4 स्टेशन हमारे ऐसे हैं जहां ये ट्रेन रुकेगी और वहां से ही यात्री चढ़ सकते हैं। मेरा बात समझिए, एक वाराणसी से चढ़ सकते हैं, अब यहां से समझ लीजिए, वाराणसी से चढ़ सकते हैं, लखनऊ से चढ़ सकते हैं, मुरादाबाद से चढ़ सकते हैं, अंबाला से चढ़ सकते हैं। यहां सिर्फ उतरेंगे तो 1, 2, 3, 4 स्टेशन ही हमारे पास ऐसे हैं जहां से यात्री चढ़ सकते हैं, क्योंकि इस ट्रेन के जो स्टॉपेज हैं वो 4 स्टेशन पे हैं। वाराणसी से चलेगी, अंबाला रुकेगी, वो सॉरी लखनऊ रुकेगी, मुरादाबाद रुकेगी, अंबाला रुकेगी, फिर जम्मू रुकेगी। अब एक व्यक्ति वाराणसी से चढ़ता है, तो जब वाराणसी से चढ़ेगा तो टिकट भी खरीदेगा, और टिकट पे आप लोग अब ध्यान देंगे, आप लोग अगर मेरी बात को सुन रहे होंगे तो आप लोगों ने रेल यात्रा की होगी, तो टिकट पे सिर्फ ये लिखा होता है कि अगर एक व्यक्ति लखनऊ जाना चाहता है तो वहां वाराणसी टू लखनऊ, अगर वो व्यक्ति वाराणसी से बैठा है, ठीक है, वहां लिखा हुआ वाराणसी टू लखनऊ इतने किलोमीटर, इस समय चलेगी और इस समय पहुंचेगी, और उसका एक भाड़ा भी लिखा होता है, कितने पैसे वहां तक लगेंगे। आपने टिकट में देखा होगा, नहीं देखा होगा अब ध्यान से देखना, ठीक है। अब आप ये देखिए, एक व्यक्ति, जो यात्री वाराणसी से बैठेंगे, मैं पूरे ट्रेन का डाटा निकालना चाहता हूं। जो व्यक्ति वाराणसी से बैठेंगे उनके हाथ में कितने प्रकार के टिकट हो सकते हैं, जो वाराणसी से बैठेंगे। जब उन्हें पता है कि जो व्यक्ति वाराणसी से चलेगा वो लखनऊ, मुरादाबाद, अंबाला और जम्मू ही उतर सकता है, इसके अलावा कहीं उतर ही नहीं सकता। मैं एक बार वीडियो चेक करता हूं, इसके अलावा वो कहीं उतर ही नहीं सकता। तो वाराणसी से बैठने वाला व्यक्ति कहां का टिकट लेगा? लखनऊ का लेगा, मुरादाबाद का, अंबाला का और जम्मू का। तो प्रकार कितने होंगे? 1, 2, 3, 4। ये 4 प्रकार ऐसे हैं, यानी मेरा कहने का मतलब 4 प्रकार के यात्री ही पूरी ट्रेन में पाए जाएंगे। आप चेक कर लेना डाटा, ये डाटा निकाल रहे हैं हम, क्रमचय बता रहे कि स्टार्टिंग में क्या क्रमचय रहेगा। एक मिनट, अब आपकी ट्रेन वहां से चल चुकी है, जैसे ही ये चल चुकी है तो वाराणसी से अब टिकट नहीं लिया जा सकता क्योंकि ट्रेन पास हो चुकी है।
तो ये अब अपवर्जी घटना हो जाएगी। अपवर्जी घटना कैसी हो जाएगी? पहली घटना के होने पर, मैंने अभी अपवर्जी का बताया था, पहली घटना ये बताया था कि दो क्रिया इस प्रकार हो, एक क्रिया संपन्न होने पर दूसरी क्रिया संपन्न नहीं हो सकती। अब आप देखिए ये ट्रेन यहां से चल चुकी है, यानी एक क्रिया पूरी हो चुकी। अब दूसरी क्रिया संपन्न, यानी आप वाराणसी से अब आप लखनऊ पहुंच चुके हैं। तो जब लखनऊ पहुंच चुके हैं तो ये क्रिया तो हो नहीं सकती कि वाराणसी से लखनऊ का टिकट, क्योंकि जैसे ही ट्रेन छूट जाएगी लखनऊ वाले यात्री अब इसमें नहीं बैठ सकते। तो ये परस्पर कैसी होगी? अपवर्जी घटना होगी, जो मैंने अभी आपको बताई है। और उसके अंदर योग सिद्धांत लगेगा। अब मान लीजिए ट्रेन आपकी यहां से छूट चुकी है, पहले भी वाराणसी से जो बैठे थे वाराणसी का टिकट नहीं ले सकते थे, लेकिन अब लखनऊ से लखनऊ पहुंच चुके हैं ट्रेन, तो लखनऊ का टिकट नहीं ले सकते। अब लखनऊ पे खड़े हुए यात्री, जो लखनऊ पे खड़े हुए यात्री हैं, लखनऊ रेलवे स्टेशन पर खड़े हुए यात्री हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मुरादाबाद का टिकट ले सकते हैं, अंबाला का टिकट ले सकते हैं और जम्मू का टिकट ले सकते हैं। आपको समझ आ गई मेरी बात? क्योंकि पहली घटना हो चुकी, दूसरी शुरू हो रही, पहली दूसरी पर। अब मैंने ये बात बताया था, यो अपवर्जी घटना है, पहली घटना दूसरी से नहीं जुड़ी होगी और दूसरी पहली से नहीं जुड़ी होगी। तो इसमें अगर जुड़ाव होता तो मल्टीप्लीकेशन होता, यहाँ योग सिद्धांतों का योग होगा, यानी सहअपवर्जी घटना है। आप डेफिनेशन को फिर दोबारा से मेरी जैसे मैंने बोला है उसे समझ सकते हैं। तो लखनऊ से जम्मू तक जाने के लिए आपके पास ट्रेन में 3 प्रकार के यात्री मिलेंगे, जिनकी टिकट पे लिखा हुआ लखनऊ टू मुरादाबाद, लखनऊ टू अंबाला, लखनऊ टू जम्मू। तो यह 3 प्रकार आपके बनते हैं। अब मुरादाबाद ट्रेन पहुंच चुकी है तो वाराणसी कट हो जाएगा, लखनऊ कट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ के यात्री जो पहले चढ़ चुके थे अब वहां से यात्री नहीं बैठ सकते। आप कैसे भी समझ लीजिए, जो घटना हो चुकी वहां से आया यात्री अब नहीं मिलेगा। यानी अगर मुरादाबाद से अगर हम चेक करना शुरू करें तो मुरादाबाद से बैठने वाले यात्री के टिकट पे मुरादाबाद नहीं लिखा होगा, वहां टिकट पे लिखा होगा अंबाला, जम्मू। यहाँ 2 प्रकार होंगे। जो व्यक्ति अंबाला से बैठेगा, अब ट्रेन अंबाला पे खड़ी है, इसका टिकट यहां से नहीं होगा। वही बात, क्योंकि सह अपवर्जी क्रियाएं हो रही हैं, सह अपवर्जी क्रिया में वे घटना अब नहीं होगी, एक दूसरे पे निर्भर नहीं है। तो ये आपका बन जाएगा यहाँ जम्मू के लिए टिकट। और जो जम्मू में खड़ा है वो जम्मू में ही खड़ा रहेगा, या ट्रेन के अंदर कोई टिकट होगा ही नहीं। जम्मू तो सारी ट्रेन सारे यात्री ये उतर जाएंगे। तो वाराणसी से 4 प्रकार के टिकट मिलेंगे, जो वाराणसी से बैठे हैं 4 प्रकार के यात्री बैठ सकते हैं, लखनऊ से 3 प्रकार के यात्री बैठ सकते हैं, अंबाला से 1 प्रकार के यात्री बैठ सकते हैं और जम्मू से 0। तो ये आपका एक व्यक्ति, मैं आप इसकी बात बता रहा हूं, वाराणसी से चलकर जम्मू तक 4 प्रकार से, लखनऊ से 3 प्रकार से, तो सारी क्रियाएं वाराणसी की अलग है, लखनऊ की अलग है, मुरादाबाद की अलग है, अंबाला की अलग है, जम्मू की अलग है। तो ये सारे योग सिद्धांत के तहत आएंगी। तो कुल प्रकार आपके बनेंगे, वो बनेंगे 4 + 3 + 2 + 1, 4 और 3 7, 2 9 और 1 10 प्रकार बनते हैं। तो मेरा ये सब बात बताने का एक ही मकसद था कि आप लोग दोनों सिद्धांतों को पहले अच्छे से समझ लें कि दोनों सिद्धांत किस प्रकार से इन सवालों के अंदर कार्य करेंगे। अब मैं इन पे एक्सरसाइज जो हमारी दी है वो मैं बताऊंगा। अब इसकी एक्सरसाइज है पहली, जिसे मैं गणना के मूल सिद्धांत से ही बताने का प्रयास करूंगा। देखिए 2-3 घटनाएं जो ऐसी होंगी बहुत ध्यान से समझेंगे, और ध्यान से इसलिए भी समझेंगे क्योंकि ये जो सवाल इस तरीके के नहीं है कि फॉर्मूला आपने अप्लाई कर दिया हो जाएगा। आप इसमें लॉजिक भी लगाएंगे, और इस तरीके के सवाल जो होते हैं
क्रमचय हुआ, संचय हुआ और प्रायिकता, ये हमेशा कॉम्पिटिटिव होते हैं और कंपटीशन में बार बार ये पूछे जाते हैं, क्योंकि जहां लॉजिक लगेगा वही सवाल आपसे कंपटीशन में पूछे जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री हुई, क्रमचय संचय है और प्रायिकता है, इसे बहुत ध्यान से और बहुत कायदे से समझना चाहिए और इसकी फंडामेंटल चीजें बहुत अच्छे से क्लियर करनी चाहिए। और जैसे जैसे फंडामेंटल चीजें आपकी क्लियर होती जाएंगी आपको ये बहुत अच्छे से कायदे से समझ में आएगा। सवाल देखिए किस तरीके के करने होते हैं हमें। पहला सवाल है 1 2 3 4। सवाल बोल भी रहा हूं, उसने कहा है कि अंक 1 2 1 से लेकर 5 तक की संख्या से 3 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है। 3 अंकों की संख्या बनाई जा सकती है, जबकि 2 केस है, जब अंकों की पूर्णावर्ती हो और 1 है अंकों की पूर्णावर्ती ना हो। देखिए अंकों की पूर्णावर्ती हो, अंकों की पूर्णावर्ती हो उस केस के लिए। अब देखिए सवाल आपको कैसे करना है। केस है हमारा, हल करते हैं, दोनों बातें यहां बताई जा रही हैं, ध्यान देंगे। ये हम 3 अंकों के लिए सवाल करने का तरीका इस तरीके से अप्लाई करते हैं। आप भी ऐसे ही बॉक्स बना के आप कर सकते हैं। देखिए 5 में से 1 2 3 4 5, ये 5 अंक हैं। 5 में से हमें कोई भी 3 चुनने हैं, कोई भी 3 चुनने हैं। 3 अंकों की संख्या बनाने के लिए 3 बॉक्स बनाए, 1 2 3। इसने कहा अंकों की पूर्णावर्ती हो, अंक आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो अंक एक बार ले लिया जाएगा वो दोबारा नहीं लिया जा सकता। तो अंकों की पूर्णावर्ती जहां होगी वहां सवाल इस तरीके से हो जाएगा। देखिए 1 2 3, पहले स्थान के लिए मेरे पास अंक कितने हैं इस समय? 1 2 3 4 5। पहले स्थान के लिए 5 अंक है, इन पांचों में से कोई भी अंक मैं ले सकता हूं। इसमें ऐसा नहीं है कि पहले एक ही लेना, एक में से 1 से 5 तक का कोई भी अंक लिया जा सकता है। अब दूसरे स्थान के लिए मेरे पास अब कितने अंक बचे, अब कितने बचे ये समझिए। अब देखिए अब का मतलब मैंने क्यों कहा, क्योंकि यहां भी आपके 5 ही अंक रहेंगे। क्यों रहेंगे ये भी समझ लीजिए, क्योंकि अंकों की पूर्णावर्ती हो। इसने कहा एक अंक अगर पहले स्थान पर ले लिया गया है वो दूसरे स्थान पर भी है, यानी पूर्णावर्ती वाले केस में आप ये बात ध्यान रखेंगे अंक उतने ही बने रहेंगे। ऐसा नहीं कि मैंने 3 यहां से उठा कर रख दिया फिर पुनः 3 नहीं ले सकता तो 3 फिर वहीं जाके उतने ही अंक बना देगा। जहां पूर्णावर्ती नहीं होगी वहां जो अंक ले लिया जाएगा अंकों की संख्या से कम होता चला जाएगा। इस बात समझ आई बात। मान लीजिए हमने 10 लड्डू 10 बच्चों को बांटने, तो जब हम मैं पहले बच्चे को 1 लड्डू दूंगा तो मेरी संख्या में से 9 कम, 10 में से 1 कम हो गया, 9 रहेंगे। मैं दूसरे को जब अगले को 1 और दे दूंगा तो मेरी संख्या में से 2 कम हो गया, 8 रहेंगे। तो अगर मुझे ये कहना था भाई बेटे आप ये लड्डू लेते रहें फिर बॉक्स में डालते चले जाएं फिर मैं उठा के ले आऊंगा, तो इसका मतलब लड्डू मेरे पास 10 के 10 रहेंगे। मैंने 10 के 10 बांट भी दिए और फिर वापस ले लिए। तो ऐसी स्थिति, ये सवाल उस टाइप का हो जाता है जहां अंकों की पूर्णावर्ती होती है कि जो अंक मैंने लिया फिर पुनः जीवित हो जाता है, फिर उतने ही बन जाते हैं। तो ऐसे स्थान पर, तीनों स्थान पर आपकी संख्या 5 ही बनी रहेगी। तो क्रमचय जो होगा वो 5 गुना 5 गुना 5 बराबर 125 कहलाएगा। दूसरा केस इसका, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो। जब अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी, 3 बॉक्स मैंने फिर बनाए ऐसे। पहले स्थान पे 1 से लेकर 5 तक की संख्या थी, आ जाएगी। इसमें कहा गया पुनरावृत्ति न हो, जो अंक इसमें से निकल के आएगा पुनः वहां नहीं जाएगा। अब मेरे पास संख्या 5 नहीं रही, 4 रही। तो दूसरे स्थान पर अंक लेने का जो प्रकार, अंक दूसरे स्थान पर 4 अंक थे, इन 4 में से 1 ले सकता हूं,
संभव प्रकार हमें लेने होते हैं। पहले स्थान में 5 के 5 थे, इन पांचों में से एक ले सकता था, तो मैं कुल 5 लिखूंगा। दूसरे स्थान के लिए 4 बचे और यहां से 2 अंक निकल चुके, तीसरे स्थान पर 3 बचे, तो क्रमचय जो होगा वो होगा 5 गुणा 4 गुणा 3 7। आपको समझ आया होगा। और बहुत सारे सवाल हैं जो अभी ऐसे समझाने हैं मुझे। दूसरा देखिए, एक सवाल यह है कि 1 से लेकर 6 तक की 3 अंकीय सम संख्या बनाई जा सकती है। 1 से 6, दूसरा क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6 से 3 अंकों की सम संख्या बनाई जानी है, सम। अब एक यहां आपकी कंडीशन लग चुकी है, प्रतिबंध क्रमचय भी से बोलते हैं, जहां प्रतिबंध लग जाए, कंडीशन लग जाए, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है, अंकों की पुनरावृत्ति हो, बार बार लिए जा सकते हैं। हल करेंगे, एक ही केस है, अंकों की पुनरावृत्ति हो, तो सम संख्या बनाने का क्रमचय जो होगा, 3 अंक आपके ये होंगे, 1 2 3। ये सवाल मैंने किस लिए बताया, तो थोड़ा सा इसमें एक चीज आ गई, सम संख्या बनानी है। तो सम संख्या के लिए आप पहले स्थान का चुनाव बाद में कर लो, पहले इकाई वाले स्थान का चुनाव करना जरूरी हो जाता है। उसका कारण है, सम संख्या एक प्रतिबंध है, उसकी पहचान है कि जिस संख्या के इकाई में ऐसा अंक हो जो 2 से विभाजित हो जाए, तो पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाती है, वही सम संख्या कहलाती है। ऐसा एक प्रतिबंध है। तो आप पहले ही वे संख्या लीजिए जो इकाई स्थान पर रखेंगे जो 2 से विभाजित हो सकती हो। तो मेरे पास सिर्फ 2 4 6 3 ही स्थान बनते हैं जो इकाई स्थान को दे सकता हूं मैं। 3 ही संख्या ऐसी बनती है जो इकाई स्थान पे दी जा सकती है। इसके अलावा अगर 1 3 5 रख दूंगा तो वे विषम संख्या हो जाएगी और मेरी कंडीशन है सम संख्या प्राप्त करने की। अब पहले स्थान को मैंने पहले भर लिया इस बार यहाँ। अब यहां से स्टार्ट पहले जैसा किया था वैसे ही करेंगे। इसमें एक बात तो ये ध्यान रखेंगे, अंकों की पुनरावृत्ति होगी, यानी ये अंक फिर भी जिंदा है। जैसा आपने रामायण देखी होगी सभी बच्चों ने अभी कुछ समय पहले, तो रामायण में जब राम ने रावण के शीश जो काटते थे, तो जैसे ही काटते थे पुनः फिर लग जाते थे, काटते थे पुनः फिर लग जाते थे, यानी पुनरावृत्ति बार बार हो रही थी। अब बार बार वो जो पुनरावृत्ति हो रही थी तो उससे वो बहुत विचलित रहे और उसे किस तरीके से वध किया गया वो आपने देखा भी होगा, यानी पुनः वहीं आ जाना। ऐसे ही मैं इसे रावण के उदाहरण से जोड़ सकता हूं कि जैसे एक शीश कटा फिर वहीं पहुंच गया, एक शीश कटा फिर वहीं पहुंच गया। मैं इस बात को बताने का प्रयास इसलिए भी कर रहा हूं कि आपकी बात समझ में आ जाए रावण के उदाहरण, क्योंकि कुछ उदाहरण आप अगर दिमाग में रखते हैं तो सवालों को याद रखना, सवालों को ध्यान रखना और उसको करने में और आनंद आता है। तो पहले पुनरावृत्ति हो रही है, यानी शीश कटा फिर वहीं पहुंच गया, तो पहले स्थान के लिए कितने अंक है? 6 अंक है। अब दूसरे स्थान पे वही बात, अगर वो कटा भी है तो फिर भी वहीं पहुंच गया। पुनरावृत्ति में तो कट मतलब मैंने अभी एग्जांपल बताया, अगर सिर कटा है तो फिर वहीं पहुंच गया, यानी जो अंक यहाँ आया फिर वहीं पहुंच गया, तो दूसरे स्थान पे भी 6 बच गए। तो जो क्रमचय होगा वो क्या कहलाएगा? वो होगा 6 गुणा 6 गुणा 3 36 गुणा 3 यानी 108। बात समझ में आ रही होगी? और सवाल ले लीजिए। एक सवाल ये है कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों में से कितने 4 अक्षरों के कोड बनाए जा सकते हैं यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है? बेटा मैं अगर सवाल बोल रहा हूं
तो वो एक बार नहीं बोल रहा हूं, अब तो 1000 बार बोले जा सकते, क्योंकि आपकी वीडियो ऑनलाइन है, आप बार बार ये बात सुन सकते हैं, सवाल को नोट भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूं, लिखने में समय लगेगा, सवाल पूरे नहीं हो पाएंगे। आप लिखिए सवाल क्या है, आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में भी ये खोज सकते हैं, कहीं दिया हो। और मैं जिस बुक से पढ़ा रहा हूं, जब मैं इसे बुक को कंप्लीट कर लूंगा, उसके बाद सारे क्वेश्चन आपके किसी भी बुक के जो भी होंगे, सब एकदम कवर हो जाएंगे। तो मैंने बोला है, अंग्रेजी वर्णमाला के 10 अक्षरों में से कितने 4 अक्षरों के कोड बनाए जा सकते हैं यदि किसी भी अक्षर की पूर्णावृत्ति नहीं की जा सकती हो, यानी पूर्णावृत्ति नहीं की जा रही है। तो ऐसे केस में आपकी जब पूर्णावृत्ति नहीं की जाएगी तो वो सब घट जाएगी। देखिए सवाल, अंग्रेजी के कितने अक्षर हैं? अंग्रेजी के अक्षरों की संख्या 10 में से लेने कितने हैं? 4 अक्षर लेकर कोड बनाए, 4 अक्षर लेकर कोड बनाने का क्रमचय। अब 4 अक्षर अगर लिए जाएंगे तो इस तरीके से लिए जाएंगे बच्चों, ये 4 अक्षर। कंडीशन क्या है? पूर्णावृत्ति न है, बार बार ही लिखना हो। पहले स्थान पर कितने आने चाहिए? 10। ये 4 अक्षर तो ये होंगे 1 2 3 4, पहले स्थान पर 10 ही रहेंगे। इसमें ये बात पहले क्लियर कर देगी, पूर्णावृत्ति नहीं हो रही है, पूर्णावृत्ति नहीं है। जब पूर्णावृत्ति नहीं है तो ऐसे केस में दूसरे स्थान पर 9 रह जाएंगे, कोई बात, लौट के वापस नहीं गए। तीसरे पर 8 रह जाएंगे और चौथे पर 7 रह जाएंगे। तो कुल ये जो क्रमचय बन के आएगा वो बनेगा 10 गुना 9 72 गुना 7, 10 गुना 7 दूनी 14 50, यानी कि 50 40। ये आपका सवाल का सॉल्यूशन है। और देखिए चौथा सवाल, ये तीसरा था, चौथा क्वेश्चन और देखेंगे आप। इसके बाद मैं गणना का सेकंड सिद्धांत समझाऊंगा, आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। सवाल है एक, आपके एनसीईआरटी बुक में भी दे रखा, 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके 5 अंकीय टेलीफोन नंबर बनाया जा सकता है यदि नंबर के प्रारंभ में 67 ले लिया जाए, 67 ले लिया जाए और कोई अंक एक बार से अधिक ना आए, यानी अंकों की पूर्णावृत्ति नहीं होनी। आपको ये बहुत ध्यान में रखने का विषय है कि मैंने आपको यहां बताया था 2 सिद्धांत है, मैं गणना के मूल सिद्धांत पे ही आधारित ये सवाल क्लियर कर रहा हूं, इनको बॉक्स बना के समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो आपके पास चौथे सवाल में जो है अंक दे रखे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 व 9, 5 अंकों का टेलीफोन नंबर बनाना है, 5 अंकों का बनाना है जो 67 से प्रारंभ हो। ठीक है, तो जब 67 से प्रारंभ हो, ये तो हो गया आपका निश्चित। इसमें आपको इन्वर्ट करना ही नहीं है। इन्वर्ट से मेरा मतलब है जो चीज प्रतिबंधित हो जाती है, चयनित हो जाती है, उनको हम काउंटिंग से बाहर कर देते हैं। जिनका चयन हो चुका उसके लिए हमें प्रकार नहीं सोचने, चयन तो अब हमें अगले हिस्से का करना है। यानी हमारा ये टेलीफोन नंबर का कोड हो गया कि 67 से शुरू करो, बाकी 3 अंक जो हमारे बचे इनका चयन हमारा होना है। अब आप देखिए 6 7 आपका निकल चुका है, ये 2 भाग तो यहां से निकल गए, यहां कट कर दिया मैंने, इनका काउंटिंग से अब कोई लेना देना नहीं रहेगा। ठीक है, अब हमारे पास अंक बचे 1 2 3 4 5 6 7 8,
इस स्थान पे 8 आएगा। क्लियर। उसमें ये कहा गया है कि कोई अंक एक बार से अधिक नहीं हो, पुनरावर्ती नहीं, पुनरावर्ती नहीं। अब पुनरावर्ती जब होगी नहीं तो पहले स्थान पे ये जो तीसरे स्थान पे 8 आया तो चौथे स्थान पे 7 आएगा और पांचवें स्थान पे 6 आएगा। तो कुल जो ये आपके काउंटिंग से बाहर थे, निश्चित थे, तो कुल जो क्रमचय आएगा गणना के मूल सिद्धांत से 8 गुना 7 गुना 6, 8 सते 56 गुना 6, 336। आई थिंक ये आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन आप चेक करते रहेंगे, गलती भी हो सकती है, इसका भी आप विशेष ध्यान रखें। और आपके सवाल भी मेरे तक पहुंच सकते हैं। मैं अपना नंबर आज वीडियो में डाल दूंगा। अब नंबर के थ्रू, मेरा फोन नंबर भी है, मैं डाल दूंगा, वही मेरा व्हाट्सएप नंबर रहेगा। जो बच्चे नए जुड़ेंगे वो उस व्हाट्सएप नंबर पे भी सवाल बहुत सारे पूछ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि जो मैंने समझाया वो मुझे, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस है, ऑफलाइन क्लासेस में और ऑनलाइन क्लासेस में ये अंतर होता है कि ऑफलाइन क्लासेस में बच्चे सामने सामने होते हैं वो अपनी समस्याओं को सीधे सीधे पूछ सकते हैं। आप ऑनलाइन की समस्या ऑनलाइन के थ्रू ही आप क्लियर करें। आज मैं नंबर भी इसमें डाल देता हूं, ठीक है। तो अब देखिए, एक सवाल है, एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है और परिणाम अंकित कर लिए जाते हैं, परिणाम की संभव संख्या क्या होगी? ये सवाल है आपका सिक्के का। एक सिक्का जब 3 बार उछाला जाएगा, आप बात को समझने की कोशिश कीजिए, क्या कहना चाह रहा हूं मैं। एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है। जब सिक्का 3 बार उछाला जाएगा तो एक सिक्के को आप ध्यान से समझिए। जब आप सिक्का देखेंगे घर जाके, या आप भी देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से, तो उसके अंदर एक हेड होगा, एक टेल होगा, चितपट भी बोलते हैं। हेड टेल तो हम लोगों ने गेम के अनुसार आप चुन लिया, तो हम हेड टेल ही कहने लगे उन्हें, क्योंकि सिक्के के 2 पहलू हैं, एक ऊपर एक नीचे। अब दोनों पहलू पर कोई ना कोई नाम तो चितपट कह देते हैं हम लोग, चितपट। अब एक चित हो जाएगा, एक ऊपर रह जाएगा। अब इसको अगर टॉस करना होता तो हेड टेल का नाम रख दिया गया, जिसमें अशोक का चिन्ह बना उसे हेड कहते हैं और दूसरी तरफ को टेल कहते हैं। जब हम सिक्के को उछालते हैं तो उछलते समय हमारे पास 2 टाइप बनते हैं उछलते में, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ठीक। जैसे ही आपका नीचे पड़ता है तो घटना एक ही रह जाती है, दूसरी हो नहीं सकती। अगर हेड आया तो अब टेल नहीं आ पाएगा। इज दैट क्लियर? पहली प्रकार में। इसके बाद सिक्का फिर उछाला जाता है। जितनी बार भी उछाला जाएगा उतनी बार ही 2 प्रकार ही बनेंगे। क्यों? अब आप समझिए, क्योंकि यहां हेड और टेल दोनों साथ साथ चले, दोनों बार 3 बार में, यानी आपकी पुनरावृत्ति हो रही है। ये दिमाग से सोचना है, इसमें अब लिखा नहीं है। सवाल मैंने क्यों लिया सिक्के वाला, क्योंकि आप ये भी समझ ले कि इसमें कहां पता लग रहा है कि इसमें अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है या नहीं हो रही। वही मैंने आपको एक उदाहरण बताया था कि रामायण में जब रावण का सिर कट रहा था, वो पुनः लग जा रहा था, कट के पुनः आ जा रहा था। वो आप चित्रण देखा, लेकिन हम इससे तो हम गणित को जोड़ के देखना चाहते हैं कि जो चीज पुनः दोबारा, जब हम सिक्का उछाल रहे थे तो हेड और टेल दोनों थे, जब दूसरी बार उछाला तो हेड और टेल फिर भी दोनों थे, जब तीसरी बार उछाला तो हेड और टेल फिर भी दोनों थे, यानी अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो अगर मैं इसका क्रमचय निकालना चाहूं, हल करूं, तो हमारे पास सिक्के उछाला गया 3 बार। पहली बार उछालने में भी हेड टेल था, दूसरी बार उछाल में भी हेड टेल था, तीसरी बार उछाल में भी हेड टेल था, और जितनी बार उछाला जाएगा उतनी बार ही हेड टेल आएगा। यानी 2 प्रकार आपके हमेशा बने रहेंगे। इनमें से ऐसा नहीं है कि एक पहली बार को उछालने के बाद निकल जाता है। तो ऐसी अंकों की पुनरावृत्ति वाला सवाल हो गया ये। तो कुल क्रमचय आपका बनेगा 2 गुना 2 गुना 2 यानी 8। समझ आई बच्चों? ऐसे एक लास्ट सवाल इस एक्सरसाइज का है, उसके बाद आप अपनी तरफ से भेजेंगे। ये आपका जो सवाल रहेंगे वो मैं वीडियो में बताऊंगा। और एक सवाल और आप समझ लीजिए, सवाल है
मैं बोल रहा हूं, आप नोट भी कर सकते हैं, बहुत धीरे धीरे भी बोलूंगा अपने उससे। भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे दिए गए हैं, इनसे कितने विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं। झंडियों से संकेत बनते हैं, संकेत बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक संकेत में 2 झंडों एक के नीचे दूसरे का प्रयोग करके आवश्यकता पड़ती है। जब भी संकेत बनाए जा रहे हैं तो इन 5 में से 2 झंडे लिए जा रहे हैं संकेत बनाने के लिए। और कितने संकेत बनने हैं आप ये समझ सकते हैं। भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे लिए गए हैं और आप कितने संकेत बना सकते हैं। झंडों के रंग हैं, भिन्न भिन्न रंगों के झंडों की संख्या है 5। भिन्न भिन्न रंगों के झंडों की संख्या 5। संकेत बनाने में 2 झंडे चाहिए। संकेत बनाने में झंडे कितने चाहिए? 2। तो कुल संकेत कितने बन सकते हैं आप देखिए। संकेत कैसे कैसे बनेंगे? 1 2 3। देख लूँ, आगे बढ़ा लूँ। 2 झंडे हमें चाहिए थे। अब आप देखिए संकेत कैसे कैसे बन सकते हैं, इसको देखिए। पहले स्थान के लिए आपके पास 5 झंडे थे, इसमें से 2 मैं ले सकता हूं, 5। दूसरे स्थान के लिए 4 झंडे लिए जा सकते हैं दूसरे स्थान के लिए, कि 2 ही संकेत हमारे बनने हैं। 2 मैंने बताया था इसमें कि प्रत्येक संकेत 2 झंडों से बनना है, तो जो कि एक के बाद एक नीचे रखकर संकेत बनाए जा सकते हैं। तो 2 ही स्थान हमारे लेने हैं। पहले स्थान पर हमारे पास जब हमने पहला झंडा लिया, मुझे संकेत बनाना 1। जब मैंने पहला झंडा लिया तो 5 झंडे यहां थे। कितने थे? 1 2 3 4 5। तो पहला मैंने ले लिया 1 झंडा। जब मैंने चुनाव किया तो उस समय मेरे पास 5 झंडियां थी, उनमें से 1 का मैंने चुनाव कर लिया। अब मुझे दूसरी झंडी लेनी है। 1 हमारी निकल चुकी है यहां से, वो पुनः वापस नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ संकेत बनाए जा रहे हैं। दिमाग में सोचना है कि यहाँ पुनरावृत्ति हो रही है या नहीं हो रही। संकेत तो कलर से बनता है, वो दोबारा अगर वहां ले लिया जाएगा तो अगर रेड कलर का मैं फिर लूंगा तो रेड हो गया। तो ये संकेत, उन्होंने कहा भिन्न भिन्न कलर चाहिए। कैसे चाहिए? एक संकेत बनने के लिए 2 झंडियों का एक के नीचे एक भिन्न भिन्न कलर होना आवश्यक है, तो वो पुनः वापस नहीं जा सकता, तो यहाँ पुनरावृत्ति नहीं होगी। ये बात आपको सवाल को पढ़ने के बाद भी समझ लेनी है कि पुनरावृत्ति हो रही है या नहीं हो रही। अगर आपने ये नहीं समझा तो आप फिर दोबारा 5 ले लेंगे और सवाल आपका गलत हो जाएगा। यहाँ सिर्फ लॉजिक काम कर रहा है। अब आपने 1 झंडा लिया तो आपके पास 4 बचे, दूसरे स्थान पे 4 है, तो कुल क्रमचय बनता है आपका 20। तो मैं समझता हूं आपकी बात समझ में आई होगी। मैंने फंडामेंटल चीजें क्रमचय की बहुत अच्छे से क्लियर की है। बीच बीच में और भी मैं जो मोटिवेशनल वीडियो के साथ या और भी बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ आऊंगा। और अब जो मेरी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो गणना के मूल सिद्धांत तो चलते ही रहेंगे, क्योंकि ये सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है कि इसके माध्यम से आप सारे सवाल भी कर सकते हैं बॉक्स बनाकर। इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें मैं परमुटेशन का जो मेन रूल रहा है, जिसे पी परमुटेशन NPR बोलते हैं, उसके टाइप्स मैं बताने का प्रयास करूंगा और प्रतिबंध क्रमचय भी मैं समझाऊंगा। बहुत ध्यान से आप वीडियो को समझेंगे। और मेरा नंबर यहाँ वीडियो में आप के माध्यम से नोट कर लेंगे, 9720365204। ये मेरा नंबर है। ये व्हाट्सएप नंबर भी है, मेरा मोबाइल नंबर। इस पे आप फोन या व्हाट्सएप करके भी सवालों को भेज सकते हैं। NCERT का हो
विद्या प्रकाशन हो, RD शर्मा, RS अग्रवाल, जो भी बुक आप पढ़ रहे हैं उसके माध्यम से आप सवाल भेज सकते हैं। एक वीडियो में मैं सारे उन सवालों को भी आपको करके सेंड करूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और आगे इसको भेजिए, सेंड कीजिए, अगले बच्चों तक बताइए। चैनल है मैथ्स बाय SANJY, संजय सर। पहले मैंने इसका नाम चेंज किया है, पहले नाम था मैथ्स बाय संजय उपाध्याय, GOVCLM के नाम से था, वो लंबा पड़ जाता। मैथ्स बाय संजय सर के नाम से इस चैनल को आप आगे बढ़ाइए। ज़्यादा से ज़्यादा जिनको जितना फायदा हो सकता है पहुँचाइए अपने भाइयों को, और जो भी हो सकता है। धन्यवाद बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।